हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। पिछले 2-3 दिनों से आप सब ने न्यूज में ये जरूर देखा होगा कि भारत और जापान के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है। लेकिन इस खबर के पीछे की जो असली इनसाइट स्टोरी है वो किसी भी मीडिया चैनल ने आप सबको खुलकर नहीं बताई। असल में इस मीटिंग के दौरान भारत ने चुपचाप जापान के सामने एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट रखी थी जिसने पूरे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने सीधे तौर पर जापान से कह दिया है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करें और अपनी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी उन्हें ना दें। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि हमेशा चुपचाप रहने वाला जो जापान है वो इस बात को मान भी जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि अचानक भारत को जापान से ऐसी मांग क्यों करनी पड़ी। पाकिस्तान का वो कौन सा पुराना काला इतिहास, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कौन सा काला पुराना इतिहास है जिससे आज जापान भी घबराया हुआ है। जापान के इस एक डिसीजन से चाइना और पाकिस्तान का पूरा खेल हमेशा के लिए पलट जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी का एक पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि बैकग्राउंड में चल रहे ये सुपर पावर गेम आखिर है क्या। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको इस टॉपिक का पूरा जियोपॉलिटिकल सार आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और जापान के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है शिंजिरो कोइजुमी, तो ये अभी इंडिया की विजिट पे थे। तो दोनों कंट्री ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री फ्रेमवर्क साइन किया है। देखो, इंडिया अब तक क्या करता था कि जापान में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे जापान से हमने एक यूनिकॉर्न रडार सिस्टम लिया था जो कि हम अभी इंडियन नेवी के अंदर जो वॉरशिप होती हैं उसके अंदर यूज करते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस है। तो ये सब हम इंपोर्ट करते थे, बट अब जापान ये चाहता है कि इंडिया नॉट ओनली हमसे इंपोर्ट करें बल्कि दोनों कंट्री मिलकर नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं। तो अब तक जापान ने किसको रोका था, ये अब क्यों मिलिटरीली इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं। देखो, जापान का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 9 है ना, उसमें साफ तौर पर यह लिख रखा है कि जापान कोई भी युद्ध के अंदर भाग नहीं लेगा और यहाँ तक कि जापान जो नेवी एयरफोर्स वगैरह है उसका जो एडवांस इक्विपमेंट वगैरह है वो भी तैयार नहीं करेगा। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों करेगा कोई भी कंट्री, अपने आप को जो डिफेंस के अंदर इतना मजबूत क्यों नहीं कर रहा जापान। तो देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जिस टाइम पर वर्ल्ड वार 2 चल रही थी और जिस तरीके से यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे, उसके बाद से जापान ने अपने संविधान के अंदर ये लिख दिया कि हम अब से कोई भी युद्ध के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे और यहाँ तक कि हमारे जो भी आर्मी है, नेवी एयरफोर्स जो भी है, उसका जो एडवांस मिलिट्री हम जो बनाने वाले थे वो भी हम कम कर रहे हैं और ओवरऑल जापान कोई भी युद्ध के अंदर भाग नहीं लेगा। तो ये वर्ल्ड वार 2 के बाद में डिसीजन लिया गया था। तो तब से लेकर अब तक जापान जो है वो यूएसए के अंडर ही अपनी सिक्योरिटी लेता है और जितनी भी सिक्योरिटी है वो यूएसए ही प्रोवाइड करता है जापान को, जितनी भी सिक्योरिटी है वो यूएसए ही प्रोवाइड करवाता है जापान को। तो इस आर्टिकल 9 के चक्कर में जापान जो है वो मिलिटरीली बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। बट अब जापान जो है जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और चाइना आक्रामक होता जा रहा है उस तरीके से जापान को समझने की जरूरत है कि उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो बहुत लंबे टाइम तक यूएसए पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं और जो यूएसए है कहीं ना कहीं फेल भी रहा है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाया है। जिस तरीके से ईरान वॉर के अंदर यूएई और सऊदी अरब के जो कंट्री है, जिस तरीके से उनके बीच में पैक्ट था यूएसए का, तो यूएसए वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा नहीं पाया। तो अब जापान को ये डर है कि हम हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकते। तो अब जो है जापान इंडिया की तरफ देख रहा है और इंडिया को वो ऑफर कर रहा है तो हम आपस में मिलकर डिफेंस डील को बढ़ाएंगे। तो इसी बीच इस मीटिंग के अंदर होता यह है कि जो इंडिया की साइड से ये बोला जाता है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो जापान ने बोला ऐसा क्यों, हम अपनी टेक्नोलॉजी जिसको चाहे दे सकते हैं। तो इंडिया ने याद दिलाया कि आप पाकिस्तान को ये इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जिस तरीके से जिस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया गया था जिसके अंदर AQ खान जो कि उस टाइम पर यूरोप के अंदर वर्क कर रहे थे, वहां से वो चुपके से जो भी टेक्नोलॉजी है कि यूरेनियम को किस तरीके से शुद्ध किया जाता है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है और परमाणु बॉम्ब के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी वहां से चुरा कर पाकिस्तान के अंदर लाया और वही टेक्नोलॉजी
जो है पाकिस्तान ने यूज की और एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्ड किया। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ तक तो ठीक है कि वो पाकिस्तान का आदमी था और उसने अपनी कंट्री के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। बट AQ खान ने किया क्या कि वो जो टेक्नोलॉजी थी वो ईरान, यहाँ तक कि इराक और नॉर्थ कोरिया तक को भी दे डाली। तो हुआ ये कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था जो कि बहुत ही सीक्रेट था, ये ऐसे ओपनली या कोई भी सेल आउट नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान ने बहुत ही ग्लोबल मंच पर विश्वास जो है वो खोया है। और इसी तरीके से जापान अगर अपनी टेक्नोलॉजी देता है पाकिस्तान को, तो वो जापान को ही उल्टा पड़ेगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हो सकता है कि पाकिस्तान चाइना को दे दे और हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया को भी दे दे। तो ये दोनों कंट्री, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये दोनों कंट्री अभी युद्ध चाहते हैं जापान से। तो ले देकर जापान की टेक्नोलॉजी वापस उन्हीं के दुश्मनों के पास में आ गई तो जापान के लिए तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इंडिया ने ये सिंपली बोला है कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में पाकिस्तान के अंदर नहीं जानी चाहिए। और जापान ने ये बात एडमिट भी की है और एग्री भी किया है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं, इंडिया जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है और हम अपनी टेक्नोलॉजी ओनली इंडिया और जापान तक ही सीमित रखेंगे, पाकिस्तान को इसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो देखो, जो यूनिकॉर्न रडार सिस्टम है उसके बारे में मैंने तो अभी बताया था आपको। इसके साथ में ही जापान ऑफर कर रहा है इंडिया को एक मोगामी क्लास की वॉरशिप है उसको परचेज करने के लिए। और नॉट ओनली परचेज, जापान और इंडिया दोनों मिलकर इसको प्रोड्यूस करेंगे और जापान इसकी पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। और नॉट ओनली इंडिया, ये टेक्नोलॉजी जापान जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी साझा करने के लिए तैयार है। और ऑस्ट्रेलिया ने तो ये जो संधि है उसको साइन भी कर लिया है। इंडिया अपने शिपयार्ड के अंदर इसको पूरी तरीके से डेवलप करे, जापान ये चाहता है। क्योंकि अगर कल को युद्ध की स्थिति होती है और जापान के अंदर जो इनके शिपयार्ड हैं, जो भी इनकी फैक्ट्री है, वहां से अगर कोई रिपेयर वगैरह नहीं हो पाता है, उस बीच वो इंडिया की हेल्प ले लेंगे, जिससे युद्ध है वो निरंतर जारी रखा जा सके। और इंडिया भी कल को अगर ये वॉरशिप लेके जापान की साइड में कहीं पे जाता है तो वो भी रिपेयर करा सकता है वहां पर। तो जापान और इंडिया के बीच में ये जो डील हुई है ना, उसके अंदर होगा ये कि जो इंडिया का DRDO है, जो कि इंडिया के लिए जो भी आप देख पा रहे होंगे कि डिफेंस जो भी आइटम है, मिसाइल हो गई, ब्रह्मोस हो गया, या फिर जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स है, वो DRDO डेवलप करता है। सेम उसी प्रकार से जापान के अंदर होता है ATLA, जो कि जापान का DRDO है और ये जापान के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करता है और बनाता है। तो ये दोनों जो संस्था है वो आपस में साथ में मिलकर काम करेगी और एडवांस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेगी। तो यहाँ पर ATLS और DRDO दोनों साथ में आने वाला है, जो कि ह्यूज डेवलपमेंट है इंडिया के रिगार्डिंग भी, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर सीधा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मिलेगा। तो कल को सपोज कीजिए कि चाइना और जापान की वॉर हो जाती है, तो उस केस में होगा ये कि जिस तरीके से चाइना ने अपनी जो नेवी का एडवांसमेंट किया है, जो कि वर्ल्ड में अभी टॉप लेवल पर आ रही है, क्योंकि चाइना ने अपनी नेवी को बहुत ही लार्ज स्केल पर डेवलप कर लिया है। तो जापान को पता है ये कि जापान अकेला इसको काउंटर नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो इंडिया की हेल्प भी चाहता है। तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया सीधा चाइना के खिलाफ वॉर के अंदर कूद जाएगा। तो इंडिया यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो मोगामी क्लास की वॉरशिप आएगी और जो भी नए नए इक्विपमेंट दोनों कंट्री मिलकर तैयार करेगी इंडिया के अंदर, तो वो इंडिया भी यूज करेगा, जापान भी यूज करेगा। और कल को जापान को बैकअप के अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होगा, रिपेयर चाहिए होगा, तो वो इंडिया प्रोवाइड करवा देगा अपने बेस पर या अपने शिपयार्ड पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो इंडिया का अंडमान और निकोबार का ये द्वीप समूह है, यहाँ पर पास में है स्टेट ऑफ मलक्का। तो अगर वॉर ज्यादा बड़ी होती है तो मोगामी क्लास की जो वॉरशिप है वो इंडिया और जापान दोनों मिलकर यहाँ पर इस चौक पॉइंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है ना, ये चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का लगभग 60% से ज्यादा जो ट्रेड है वो यहीं से गुजरता है। अगर चाइना कहीं से ऑयल मंगवा रहा है या फिर कोई भी कुछ भी चीज इंपोर्ट करा रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना मैक्सिमम इसी रूट का इस्तेमाल करता है। तो अगर इंडिया और जापान दोनों मिलकर इस चौक पॉइंट को ब्लॉक कर पाते हैं तो इससे अल्टीमेटली चाइना के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और जो युद्ध की जो स्थिति है वो जापान के फेवर में चली जाएगी। तो ओवरऑल इंडिया के लिए जो है जापान की ये जो डील है, जो कि बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो आए दिन जो नॉर्थ कोरिया है वो जापान के आसपास कोस्टल एरिया के अंदर जो मिसाइल वगैरह है वो टेस्ट करता रहता है। तो जापान ने तो ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो नॉर्थ कोरियन जो मिसाइल है वो हमारे लिए थ्रेट है। तो जापान यहाँ पर मिलिटरली इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहा है और वहां पर वो बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। और जापान और इंडिया में जो आने वाले टाइम में जो मिलिट्री एडवांसमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा और दोनों कंट्री को इससे फायदा होगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर मेरे पास नई अपडेट आती है तो मैं आप सबके लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट करेगा ये डील, वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।